साथियों, किस प्रकार से अभी तक की हमारी सरकारें ओबीसी के साथ हकमारी करते रही हैं और क्यों कोई सरकार जाति जनगणना नहीं करा रही है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा आज़ादी के बाद जो है जाति जनगणना कराना बंद कर देती है हमारी सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे अभी वर्तमान की बीजेपी सरकार हो। इन्होंने जाति जनगणना कराने से मना कर दिया है। मना नहीं किया है, मतलब कि ये जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं और क्यों नहीं करा रहे हैं, और ये जाति जनगणना है और जाति जनगणना होने के पश्चात किस प्रकार ओबीसी को हक मिलने की संभावनाएं हैं, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अभी देखा आपने कि संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया और उसे पास भी कर दिया गया, और जब उस पर चर्चा और बहस हो रही थी तब कुछ विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा कहा गया कि ओबीसी की महिलाओं को भी इस आरक्षण के भीतर आरक्षण देना था। आपने अगर राहुल गांधी का भाषण संसद में सुना होगा तो उन्होंने एक बढ़िया शानदार स्पीच दिया था और उन्होंने सवाल उठाया था कि आप जो महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण दे रहे हैं विधायिकाओं में 33% का, उसमें जो है ओबीसी के लिए अलग से उप आरक्षण उप रिजर्वेशन का प्रावधान करें, ऐसा उन्होंने कहा था। और इसी प्रकार की बात मनोज झा हो, राज्यसभा सदस्य, या फिर लालू प्रसाद यादव हो, या फिर जो अभी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो हों, तो ये विपक्षी पार्टियों ने जो है विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने ओबीसी की महिलाओं के लिए उप आरक्षण की मांग की थी। और राहुल गांधी ने एक बात और संसद में कही थी, उन्होंने कहा था सरकार से, अमित शाह से डायरेक्टली उन्होंने संसद में कहा था, लोकसभा में, कि वर्तमान समय में ओबीसी की संख्या जो है शासन प्रशासन में ओबीसी की भागीदारी बहुत कम है। और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था, एक एग्जाम्पल भी दिया था कि वर्तमान में केंद्र में जो है या भारत में जो है जो सरकार चलाने वाले लोग हैं जो कि सेक्रेटरी होते हैं, और इन सेक्रेटरियों में 90 सेक्रेटरी में जो है केवल 3 सेक्रेटरी ओबीसी वर्ग से हैं, ऐसा भी उन्होंने एक डाटा वहाँ पर संसद में दिया था। और कहा था कि पूरे देश की जीडीपी में मात्र 5% जीडीपी जो है ओबीसी के हाथ में है, कंट्रोल में है, यानी कि 90 सेक्रेटरी में केवल 3 सेक्रेटरी ओबीसी वर्ग के हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि शासन में किस प्रकार से शासन प्रशासन में ओबीसी की हिस्सेदारी बहुत कम है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो एससी एसटी की भी हिस्सेदारी बहुत कम है, और इनकी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया गया और ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया है। आप वर्तमान में देखेंगे तो 10% जो है जनरल कैटेगरी के लोग हैं देश में, लेकिन इनकी हिस्सेदारी शासन प्रशासन में बहुत ज़्यादा है, लगभग इन्हीं की हिस्सेदारी है। और बाकी एससी एसटी ओबीसी को वो न्याय वर्तमान में नहीं मिल पाया है आज़ादी के बाद। उनकी जो हिस्सेदारी होनी चाहिए थी शासन प्रशासन में और पॉलिटिक्स में, राजनीति में, वो नहीं हो पाई है। और उसका कारण क्या है और क्या जाति जनगणना है, उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको बने रहना है, पूरा ध्यान से सुनना है। सबसे पहली बात करते हैं कि जाति जनगणना भारत में कब हुई थी। सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों के समय में जाति जनगणना भी कराई जाती थी। आपको पता होगा कि 1872 में भारत में पहली जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में करवाई गई थी, और 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत करवाई गई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। यानी कि 10 वर्षों में जो है जनगणना करवाई जाएगी, ऐसा जो है 1881 से शुरू हुआ था, नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। तो वर्तमान में भी आप देखेंगे तो 10 वर्षों में जो है जनगणना का कार्य करवाया जाता है, जनगणना कार्य संपन्न करवाया जाता है। लेकिन 2011 में जनगणना तो हुई थी, लेकिन 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से जनगणना नहीं हुई थी। हम बात करते हैं 1931 में। आप देखेंगे तो 1931 में जो है जाति जनगणना हुई थी, और इसी जनगणना के आधार पर ओबीसी वर्ग को लेकर के सबसे ज़्यादा विवाद है। आप देखेंगे 1931 में, और ओबीसी वर्ग को लेकर के सबसे ज़्यादा विवाद है। ओबीसी की जो संख्या है देश में वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 52% 56% से भी अधिक ओबीसी हैं, लेकिन इनकी जो हिस्सेदारी है शासन प्रशासन में, नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, वो बहुत कम है। इसी वजह से बार बार विपक्षी पार्टियों के नेताओं के द्वारा और ओबीसी वर्ग के लोगों के द्वारा जाति जनगणना करवाए जाने की मांग की जाती है, और उनकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी की भी मांग की जाती है। और ये ध्यान रखिएगा, ओबीसी वर्ग को लेकर के सबसे ज़्यादा विवाद आपको बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक नारा भी बुलंद रहता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कहने का मतलब है कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी ही हिस्सेदारी होनी चाहिए, चाहे शासन में हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे राजनीति में हो। और बिहार की जो सरकार है, वर्तमान सरकार, उन्होंने जाति जनगणना कराने की बात कह दी है, और जाति जनगणना वो कराने वाले हैं। और इसी को लेकर के केंद्र सरकार के ऊपर भी लगातार दबाव बन रहा है कि वो भी जाति जनगणना कराएं। लेकिन केंद्र सरकार की क्यों
नहीं करा रही है, क्यों मोदी सरकार जाति जनगणना नहीं करा रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए जाति जनगणना है क्या, तो सिंपल सी भाषा है, जनगणना होती है मतलब कि लोगों, देश में जनसंख्या कितनी है इसकी गिनती की जाती है। हर 10 वर्षों के पश्चात जनसंख्या बढ़ी है घटी है इसकी जो है गिनती की जाती है। और जब यही गिनती हम जाति के आधार पर करने लगते हैं, कौन कितनी जाति के आधार पर करने लगते हैं, तो वो जाति जनगणना होती है। मतलब कि जाति के आधार पर जनगणना करना, लोगों की संख्या गिनना ही जाति जनगणना है, ध्यान रखिएगा। और जनगणना में रोड़ा कौन है, तो आप देखेंगे तो वर्तमान समय में विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं या विपक्ष में जो होते हैं वो हमेशा से जाति जनगणना कराने की बात कहते हैं, लेकिन जब वो भी सत्ता में आते हैं तो जाति जनगणना नहीं कराते हैं। जैसे कि वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है, पहले जब वो विपक्ष में थे तो वो भी जाति जनगणना कराने की मांग करते थे, लेकिन वर्तमान में सत्ता में आने के बाद जाति जनगणना वो भी नहीं करा रही है, मोदी सरकार भी नहीं करा रही है। तो कारण ये है कि जैसे ही जाति जनगणना देश में कराई जाएगी तो SC ST की तो जाति जनगणना होती है, हो रही है उनकी जनगणना, SC ST की जनगणना होती है, लेकिन OBC की संख्या कितनी है इसकी गणना नहीं हो पा रही है। और जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगी, OBC वर्ग की संख्या गिन ली जाएगी, तो संभावनाएं हैं कि 52% जो जनगणना बताई, 52% जो OBC बताया जा रहा है 1931 की जनगणना के आधार पर, तो इससे संख्या कम हो सकती है। कम होगी तो दूसरे प्रकार का बवाल देश में होगा। और अगर इससे अधिक जनसंख्या होती है, जो कि अनुमान है कि अधिक ही होगी, OBC की जनसंख्या अधिक ही होगी, बढ़ी है, और 56-60% के आसपास OBC देश में है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और ये जनगणना जब पुख्ते तरीके से हो जाएगी तो OBC वर्ग में जो है शासन प्रशासन और राजनीति में हिस्सेदारी की मांग उठेगी, और फिर से पूरे देश में नारा बुलंद होगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी वजह से केंद्र सरकार को डर है, क्योंकि जिस दिन OBC अपने हक के लिए जो है आवाज़ उठाने लगेंगे तो उस दिन सरकार खतरे में आ जाएगी। क्योंकि वर्तमान में आप देखेंगे तो सरकार जो है सवर्णों में अच्छी पैठ बना करके रखी है, और सवर्णों के हित के लिए काम करने की वजह से जो है OBC की अनदेखी और OBC की हकमारी कर रही है, वो चाहे मोदी सरकार हो, चाहे वो केंद्र में रहने वाली कांग्रेस की पिछली सरकार हो, ध्यान रखिएगा। 1931 में हुई थी जाति जनगणना, ध्यान रखेंगे। 1931 में जाति के आधार पर जनगणना हुई। 1941 में भी जनगणना हुई थी जाति के आधार पर, लेकिन इसके आंकड़े देश में रखे नहीं गए थे, पेश नहीं किए गए थे। आज़ाद भारत की हम बात करें तो आज़ाद भारत में प्रथम जनगणना 1951 में हुई, लेकिन इस समय सिर्फ SC ST की ही जनसंख्या को गिना गया, OBC की जनसंख्या को नहीं गिना गया। और आज़ादी के बाद जो पहली जनगणना हुई, इसमें हमने अंग्रेज़ों की जनगणना नीति में बदलाव कर दिया, और इसको अभी तक हमने जारी रखा है, और हम OBC की जनसंख्या को नहीं गिन रहे हैं, उनकी जाति को हम नहीं काउंट कर रहे हैं। इसी वजह से जो है OBC वर्ग के लोग बार बार जाति जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। 1950 में देश का संविधान लागू हो गया, और SC ST को जो है आरक्षण दे दिया गया। आपको पता है SC ST वर्ग के जो लोग हैं उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला हुआ है, और शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण मिला हुआ है। तो ये प्रावधान संविधान लागू होने के समय से ही उनके लिए कर दिया गया था। लेकिन कुछ वर्षों को बीत जाने के बाद OBC वर्ग के लोगों ने भी आरक्षण की मांग उठानी शुरू कर दी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके साथ भी जो है इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब थी, उनका भी शोषण हुआ था। उच्च वर्ग के जो कथित सवर्ण वर्ग के जो लोग हैं उनके द्वारा उनका भी शोषण हुआ था, उनको भी एक इक्वलिटी का जो है पायदान नहीं मिला हुआ था। इस वजह से OBC वर्ग ने भी आरक्षण की मांग उठाई, ध्यान रखिएगा। और मांग उठने लगी तब पंडित नेहरू ने, ध्यान रखिएगा, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन किया। काका कालेलकर आयोग का गठन किया, इसकी अध्यक्षता काका कालेलकर ने की। और इस आयोग ने देखा कि OBC की संख्या कितनी है और किस जाति की और किस उपजाति की कितनी संख्या है, ये इन्होंने देखना शुरू किया। और बाद में जो है इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के बीच जो है मतभेद हो गया, और इनके बीच मतभेद हो गया कि हम जाति के आधार पर जनगणना करें या फिर इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर, आर्थिक असमानता के आधार पर।
तो आर्थिक असमानता के आधार पर जनगणना करें या जाति के आधार पर जनगणना करें, इसको लेकर के इनमें जो है मतभेद हो जाता है। तो 1950 में संविधान लागू हुआ देश का, और इसी समय SC ST को आरक्षण दे दिया गया, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। लेकिन OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया था, और कुछ साल बाद जो है OBC वर्ग की तरफ से भी आरक्षण की मांग उठने लगती है, और तब जाकर के नेहरू के द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन किया जाता है। काका कालेलकर आयोग का गठन किया जाता है, और इस आयोग को काम दिया जाता है कि आप देश में कितनी जातियाँ हैं उनका पता लगाओ, किस जातियों की कितनी संख्या है उसका पता लगाओ, और किस जाति के लिए या OBC के लिए कितना आरक्षण देना है ये पता लगाने के लिए काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया। लेकिन इस आयोग में जो है मतभेद हो गया। कुछ सदस्यों के द्वारा जाति के आधार पर जनगणना कराएं या फिर आर्थिक आधार पर जनगणना कराएं, इसको लेकर के इनमें मतभेद हो जाता है, और ये आयोग जो है अपना कार्य पूरा नहीं कर पाती है, मात्र पन्नों में ही, कागज़ के पन्नों में ही सिमट करके रह जाती है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। आगे चल करके 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनती है और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और इन्होंने ही BP मंडल की अध्यक्षता में फिर पिछड़ा आयोग का गठन किया था। BP मंडल जो कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो इनकी अध्यक्षता में पिछड़ा आयोग बनाया गया, और इस आयोग को काम सौंपा गया कि किस जाति में कितनी संख्या है और किन जातियों की उपजातियों में कितनी कितनी संख्या है उसका पता लगाएं, और उनके लिए किस प्रकार से व्यवस्था की जाए, किस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था की जाए, और उनको किस प्रकार से हिस्सेदारी दी जाए, इसका काम जो है इस आयोग को सौंपा गया। और इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी, तब तक जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी। और ध्यान रखिएगा, इस पिछड़ा वर्ग आयोग ने 1931 की जनगणना जो कि अंग्रेजों के समय हुई थी, उसी को आधार मान करके बताया कि OBC की संख्या अन्य पिछड़ों की संख्या 52% है, इनकी हिस्सेदारी जनसंख्या में 52% है, और इनके लिए जो है 27% के आरक्षण का प्रावधान BP मंडल की अध्यक्षता वाली आयोग के द्वारा सिफारिश कर दी जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगले 9 साल तक OBC की हकमारी होती रहती है, और अगले 9 साल तक OBC के लिए जो आरक्षण की सिफारिश की थी मंडल आयोग ने, उसको किसी सरकार ने लागू नहीं किया था। और फिर 9 साल बाद 1990 में VP सिंह जो कि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनती है, और उन्होंने इसे लागू करने का फैसला लिया, और OBC के लिए 27% के आरक्षण को लागू कर दिया, और जिसके पश्चात जो है सवर्ण वर्ग के लोगों के द्वारा देश में दंगे करवाए जाते हैं, और इस आरक्षण के खिलाफ जगह जगह पर आंदोलन करवाए जाते हैं। तब ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले की जांच करता है। OBC वर्ग को जो 27% आरक्षण दिया गया था उसकी जांच करता है, और इस फैसले को सही ठहराता है। 1992 के इंदिरा साहनी मामले में OBC के आरक्षण को सही मानता है सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखिएगा। और फिर इसी इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के लिए 50% की सीमा को निर्धारित कर दिया था, जो कि अभी बढ़ चुका है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण दिए जाने के पश्चात इस सीमा को जो है बढ़ा दिया गया, और 59% हो गया है अब आरक्षण की सीमा। तो इस प्रकार से यहाँ तक जो है OBC के साथ ये हकमारी होते रही आज़ादी के बाद भी 1990 तक, ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात साल 2006 का समय आता है, और इस समय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने मंडल पार्ट 100 की शुरुआत की, और इस मंडल आयोग की एक दूसरी सिफारिश को उन्होंने लागू कर दिया, जिसमें सरकारी नौकरियों की तरह सरकारी शिक्षण संस्थानों जैसे कि यूनिवर्सिटी, IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज में भी पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने पर मुहर लगा दी। इस बार भी विवाद हुआ, लेकिन सरकार अड़ी रही इस पर, और ये लागू हो गया। अब साल 2010 का समय आता है, और कांग्रेस की सरकार थी, और देश में जाति आधारित जनगणना की मांग उठने लगी। लालू प्रसाद यादव हो, शरद पवार, मुलायम सिंह यादव, गोपीनाथ मुंडे जैसे नेताओं ने खूब जोर लगाकर इसकी मांग उठाई। हालांकि कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं थी, फिर भी जो है आगे चल कर के उन्होंने सोशियो यानी कि इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस कराती है 2011 में कांग्रेस की सरकार,
इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस कराती है और जिलावार पिछड़ी जातियों को गिना जाता है और इसका जो डाटा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को दे दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसे अभी तक इस डाटा को नहीं दिखाया गया, इस डेटा को इस पर बात अभी तक नहीं हुई। और फिर जब मोदी सरकार आती है तो फिर से एक जाति जनगणना को लेकर के सुगबुगाहट होती है। ओबीसी को एक उम्मीद दिखती है कि मोदी सरकार जाति जनगणना कराएगी और ओबीसी को उनको हक दिलाएगी, लेकिन मोदी सरकार ने भी जाति जनगणना अभी तक नहीं कराई और मोदी सरकार के समय भी जो है ओबीसी की हकमारी होती रही। और अभी मोदी सरकार ने जो है महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया विधायिका में, तो उसमें भी ओबीसी की हकमारी कर दी इन्होंने और ओबीसी की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान अलग से, उप आरक्षण का प्रावधान नहीं किया। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जाति जनगणना से केंद्र सरकार को डर क्यों रहता है? चाहे मोदी की सरकार हो, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, तो इनको जाति जनगणना से डर इसलिए है क्योंकि जिस दिन जाति जनगणना देश में हो जाएगी और ओबीसी की एक्चुअल संख्या अगर पता चल जाएगी तो ओबीसी जो हैं अपनी हिस्सेदारी की मांग करेंगे, शासन प्रशासन में अपनी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की मांग करेंगे, जो कि इनकी हिस्सेदारी अभी बहुत कम है। सवर्णों की जो है हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है शासन प्रशासन राजनीति में। तो जब ओबीसीयों की संख्या पता चल जाएगी तो हिस्सेदारी की मांग उठेगी, सरकार दबाव में आएगी और सरकार अगर इन मांगों को पूरा नहीं कर पाएगी तो उनकी सरकार खतरे में आ जाएगी। इसलिए जब भी कोई सरकार केंद्र में आती है तो वो जाति जनगणना कराने से डरती है। और क्षेत्रीय पार्टियां और ये विपक्ष की पार्टियां जब विपक्ष में होती हैं तो वो जाति जनगणना को अपना एक चुनावी मुद्दा बनाती है और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करती हैं कि आप जाति जनगणना करवाएं। और जब विपक्ष में होते हैं तो ओबीसी का वोट बटोरने के लिए, ओबीसी का सहयोग लेकर के चुनाव जीतने के लिए, ओबीसी के हक की बात ये विधायिकाओं में करते हुए नज़र आते हैं और चुनावी रैलियों में करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जब यही केंद्र में चुन करके आ जाते हैं तो फिर जाति जनगणना कराने से इनको डर लगने लगता है, क्योंकि ओबीसी की संख्या अगर पता चल जाएगी देश में कितनी है तो वो अपनी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मांगने लगेंगे। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये देश भर में नारा गूंजने लगेगा ओबीसी वर्गों के बीच, इसलिए सरकार इससे डरती है। तो ये रहा जाति जनगणना पर पूरा जो विश्लेषण था मेरा। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसके लिए आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।